स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया एक शोर बन गई है और उस शोर के बीच हम खुद को कहीं खो बैठे हैं। आर्यन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उम्र वही कोई 25-26 साल, हाथ में एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब, शहर की भागदौड़ और एक ऐसा फ्लैट जहां खिड़की से सिर्फ दूसरी बिल्डिंग की दीवारें दिखती थी। वो शाम भी वैसी ही थी, थकी हुई और बोझिल। लैपटॉप बंद करने के बाद जो सन्नाटा कमरे में फैलता था वो उसे डराने लगा था। आर्यन अक्सर सोचता था कि सब कुछ तो सही है, फिर ये अंदर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस क्यों है, जैसे अंदर कोई चीज टूटी हुई है पर उसे पता ही नहीं कि वो चीज है क्या। वो बस अपनी इमोशंस को एक डिब्बे में बंद करके रख देता था, ये सोचकर कि अगर उन्हें महसूस नहीं किया तो शायद वो गायब हो जाएंगी। पर फीलिंग्स वैसी नहीं होती। वो तो उस दीमक की तरह होती है जो अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला करती रहती है, और हमें पता तब चलता है जब सब कुछ बिखरने लगता है। उस दिन भी वो बस यूं ही सड़क पर निकल गया, अपने उन्हीं उलझे हुए विचारों के साथ। चलते चलते वो एक पुराने से कैफे के सामने रुका जिसका नाम थोड़ा अलग था, द पॉज। बाहर एक बूढ़ा आदमी आराम से बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। उस आदमी के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो आर्यन ने सालों से महसूस नहीं की थी। आर्यन अंदर गया और एक कोने वाली मेज पर बैठ गया। वो आदमी, जिसका नाम मार्क था, धीरे से उठा और उसके पास आया। मार्क की आंखों में एक ऐसी समझ थी जैसे वो आर्यन के चेहरे को नहीं, उसके अंदर के उस शोर को पढ़ रहे हों। आर्यन ने बस एक कॉफी ऑर्डर की और बाहर बारिश को देखने लगा। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी हम सिर्फ बारिश को देखते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक मौसम चल रहा है। आर्यन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसके अंदर एक गुस्सा था, एक झुंझलाहट थी जो बिना किसी वजह के बस वहां मौजूद थी। वो अपनी लाइफ के इस फेज को बस फाइन कह देता था, पर अंदर ही अंदर उसे पता था कि वो फाइन नहीं है। मार्क पास की ही एक कुर्सी खींचकर बैठ गए और बोले कि हम अक्सर अपनी भावनाओं के साथ वही करते हैं जो हम अनचाहे मेहमानों के साथ करते हैं। या तो दरवाजा बंद कर लेते हैं या फिर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, पर अगर हम उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे तो उनका सामना कैसे करेंगे। आर्यन ने अपनी कॉफी का सिप लिया और बोला कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, बस एक अजीब सा हैवीनेस है। मार्क ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि अक्सर हमें लगता है कि हमें सिर्फ दो ही चीजें पता है, अच्छा महसूस करना या बुरा महसूस करना, पर इन दो रंगों के बीच भी हजारों शेड्स होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो बोझ तुम महसूस कर रहे हो वो थकान है, डर है, या फिर शायद अकेलापन? आर्यन चुप हो गया। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। उसके लिए फीलिंग्स बस एक रुकावट थी जो उसके काम के बीच में आती थी। मार्क ने उसे समझाया कि हम अपनी भावनाओं को दबाने में इतनी एनर्जी खर्च कर देते हैं कि हमारे पास उन्हें समझने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक प्रेशर कुकर की सीटी को जबरदस्ती दबाकर रखें, एक न एक दिन तो धमाका होगा ही। आर्यन को अपनी वो रातें याद आने लगी जब वो बिना किसी बात के चिड़चिड़ा हो जाता था, या जब उसे छोटी सी बात पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। मार्क ने कहा कि अपनी भावनाओं को सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है, उन्हें एक नाम देना जरूरी है। जब हम किसी चीज को नाम दे देते हैं तो वो हमारे काबू में आने लगती है। आई एम स्ट्रेस्ड कहना आसान है, पर क्या तुम सच में स्ट्रेस्ड हो या तुम ओवरवेल्म्ड हो? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आर्यन को लगा जैसे कोई उसकी आंखों से पर्दा हटा रहा हो। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी पूरी जिंदगी बस ओके और नॉट ओके के बीच झूलता रहा है, जबकि उसके अंदर भावनाओं का एक पूरा समंदर हिलोरे ले रहा था। उस शाम आर्यन को एक पुरानी बात याद आई। बचपन में जब वो गिरता था तो उसे कहा जाता था कि बहादुर बच्चे रोते नहीं। शायद वहीं से उसने अपनी भावनाओं को छुपाना सीखा था।
मार्क ने उसकी चुप्पी को भांप लिया और कहा कि अक्सर हमारी परवरिश और समाज हमें इमोशनल साइंटिस्ट बनने के बजाय इमोशनल सप्रेसर्स बना देते हैं। हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा बुरा है, उदासी कमजोरी है, पर हकीकत में हर भावना हमें कुछ बताना चाहती है। उदासी हमें बताती है कि हमने कुछ खोया है जो हमारे लिए कीमती था। गुस्सा हमें बताता है कि हमारे साथ कुछ नाइंसाफी हुई है। अगर हम इन संकेतों को समझेंगे ही नहीं तो हम अपनी जिंदगी के जीपीएस को कैसे सेट करेंगे? आर्यन ने गौर किया कि वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा एक दुश्मन की तरह देखता था, जैसे वो उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही हो। पर मार्क की बातों से उसे लगा कि ये फीलिंग्स तो असल में उसके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं अगर वो उनकी भाषा सीखना चाहे। मार्क ने एक छोटी सी एक्टिविटी का जिक्र किया जो वो अक्सर खुद के साथ करते थे। वो अपने दिन के अलग अलग समय पर रुकते और खुद से पूछते कि अभी मेरा एनर्जी लेवल क्या है और मैं कितना प्लेजेंट महसूस कर रहा हूं। आर्यन ने मन ही मन इसे दोहराया। अभी वो कैफे में बैठा था, बाहर बारिश हो रही थी। मार्क की बातें सुन रहा था। उसकी एनर्जी थोड़ी कम थी पर प्लेजेंटनेस बढ़ रही थी। उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। मार्क ने उसे बताया कि हमारी शारीरिक अवस्था हमारी भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है या तुमने ठीक से खाना नहीं खाया है तो छोटी सी बात भी तुम्हें पहाड़ जैसी लगेगी। आर्यन मुस्कुराया क्योंकि उसे याद आया कि कैसे कल रात उसने सिर्फ 4 घंटे की नींद ली थी और आज सुबह एक ईमेल ने उसे पूरा दिन परेशान रखा। मार्क बोले कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक रिश्ता बनाना है। ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नया वाद्य यंत्र बजाना सीखा जाता है। पहले पहल धुन थोड़ी बिगड़ेगी, आवाज बेसुरी होगी, पर धीरे धीरे तुम अपनी भावनाओं के उस्ताद बन जाओगे। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश अब धीमी हो गई थी और सड़क पर लगी लाइट्स पानी में चमक रही थी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी का ये शोर कम हो सकता है। उसे लगा कि उसे अब भागने की जरूरत नहीं है। मार्क ने उसे एक और बात कही जो उसके जहन में बैठ गई। यू कांट यूज योर इमोशंस टू क्रिएट द लाइफ यू वांट इफ यू आर अफ्रेड ऑफ देम। ये सुनकर आर्यन के अंदर जैसे कुछ खुल सा गया। वो अब तक अपनी भावनाओं से डरता आया था, पर अब उसे उनमें एक ताकत नजर आने लगी थी। कॉफी खत्म हो चुकी थी, पर आर्यन का मन वहां से उठने का नहीं था। उसे लग रहा था जैसे सालों बाद किसी ने उसे सचमुच सुना है, बिना उसे जज किए। मार्क ने कहा कि कल फिर आना, अभी तो हमने सिर्फ लिफाफा खोला है, अंदर की चिट्ठी पढ़ना अभी बाकी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब वो कैफे से बाहर निकला तो हवा में एक ठंडक थी, पर उसके अंदर एक नई गर्माहट थी। उसने अपने फोन को जेब में ही रहने दिया और बस चलते हुए महसूस किया कि उसके पैर जमीन पर कैसे पड़ रहे हैं। उसने गौर किया कि उसके कंधे जो हमेशा तने रहते थे अब थोड़े ढीले पड़ गए हैं। वो अपने घर पहुंचा तो कमरा उसे वैसा ही लगा, पर उसकी नजरिया बदल चुका था। उसने दीवार पर टंगी अपनी एक पुरानी फोटो देखी जिसमें वो बहुत खुश दिख रहा था। उसने खुद से पूछा, उस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा था और आज मैं वैसा क्यों नहीं हूं? जवाब तुरंत नहीं मिला, पर उसे पता था कि अब वो जवाब ढूंढने की दिशा में चल पड़ा है। उस रात उसे नींद जल्दी आ गई। कोई बेचैनी नहीं थी, कोई अनजाना डर नहीं था, बस एक हल्का सा एहसास था कि कल का दिन कुछ अलग होगा। उसे समझ आ गया था कि क्लैरिटी रातों रात नहीं आती, वो तो एक एक कदम चलकर हासिल की जाती है। और उस सफर का पहला कदम था अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और उनसे भागना बंद करना। आर्यन को एहसास हुआ कि अब तक वो अपनी भावनाओं का शिकार बना हुआ था, पर अब वो उनका ऑब्जर्वर बनना चाहता था। उसने मन ही मन मार्क को धन्यवाद दिया और अंधेरे में मुस्कुरा दिया। जिंदगी अभी भी वैसी ही थी, वही जॉब, वही फ्लैट, वही शहर, पर आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा था।
उसके अंदर एक नया साइंटिस्ट जाग चुका था, जो अपनी ही भावनाओं की लैब में शोध करने के लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी भाषा सीख रहा है जो उसे खुद से और दूसरों से बेहतर तरीके से जोड़ देगी। और इस सफर की शुरुआत बस हो चुकी थी। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो सूरज की पहली किरण उसकी खिड़की के पर्दे से छनकर अंदर आ रही थी। आमतौर पर वो इस वक्त तक चिड़चिड़ा हो चुका होता था, अपने फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस को देखकर कोस रहा होता था। पर आज उसने कुछ अलग करने की ठानी। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें बंद की और कल रात मार्क के साथ हुई बातचीत को याद किया। उसने खुद से पूछा, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? शरीर में थोड़ी भारीपन था, शायद गहरी नींद न आने की वजह से, पर मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, अपने अंदर के उस इमोशनल साइंटिस्ट को जगाने की। ऑफिस पहुंचते ही माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण था। उसके बॉस मिस्टर शर्मा अपनी केबिन से बाहर निकले और उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि आज का दिन आसान नहीं होने वाला। आर्यन ने महसूस किया कि जैसे ही शर्मा जी ने उसकी तरफ देखा, उसके पेट में एक मरोड़ सी उठी। पहले वो इसे बस वर्क स्ट्रेस कहकर टाल देता, पर आज उसने इसे करीब से देखा। ये डर था या शायद अपनी काबिलियत पर शक? जब शर्मा जी ने उस पर एक अधूरी रिपोर्ट को लेकर चिल्लाना शुरू किया तो आर्यन का पहला इंपल्स था या तो सफाई देना या चुपचाप सिर झुकाकर सब सह लेना। पर ठीक उसी पल उसे मार्क की आवाज याद आई। द मेटा मोमेंट, वो छोटा सा ठहराव जो हमें प्रतिक्रिया देने से पहले मिलता है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने खुद को उस स्थिति से थोड़ा अलग हटकर देखा, जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो। उसने गौर किया कि शर्मा जी का गुस्सा शायद उस पर नहीं, बल्कि ऊपर से मिलने वाले प्रेशर की वजह से था। इस एक छोटे से रियलाइजेशन ने आर्यन के गुस्से को शांत कर दिया। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, सर, मैं समझ सकता हूं कि ये रिपोर्ट जरूरी है। मैं अगले 1 घंटे में इसे ठीक करके आपके पास लाता हूं। शर्मा जी थोड़े हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि आर्यन भी चिढ़ेगा या कोई बहाना बनाएगा, पर उसकी इस शांति ने माहौल की गर्मी को अचानक कम कर दिया। इसे ही शायद मार्क कोरेगुलेशन कहते थे, जब हमारी शांति दूसरों के तूफान को भी धीमा कर देती है। दोपहर के खाने के वक्त आर्यन फिर से उसी कैफे में पहुंचा। मार्क वहीं बैठे थे, अपनी उसी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहे थे। आर्यन उनके पास गया और सुबह वाला किस्सा सुनाया। मार्क मुस्कुराए और बोले कि बहुत अच्छे, तुमने उस स्पेस को पहचान लिया जो हमें ये चुनने की आजादी देता है कि हम कैसा व्यवहार करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग इमोशनल सप्रेसर्स होते हैं, जो अपनी भावनाओं को इतना दबा देते हैं कि वो अंदर ही अंदर सड़ने लगती है। पर तुमने आज एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। आर्यन ने पूछा कि क्या हमेशा शांत रहना ही सही स्ट्रैटेजी है? मार्क ने अपनी चश्मा उतारा और बोले कि बिल्कुल नहीं। रेगुलेशन का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें मैनेज करना है। कभी कभी गुस्सा होना सही होता है, अगर वो जायज हो और सही तरीके से व्यक्त किया जाए। असली खेल ये समझना है कि कौन सी भावना कब और कितनी मात्रा में काम आएगी। मार्क ने आर्यन को एक बहुत ही दिलचस्प बात समझाई, इमोशनल बजट। जैसे हम अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, वैसे ही हमारे पास भावनाओं को संभालने के लिए एक सीमित एनर्जी होती है। अगर तुम रात भर जागोगे, जंक फूड खाओगे और अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, तो तुम्हारा ये बजट खत्म हो जाएगा। और जब बजट 0 होता है तो हम छोटी छोटी बातों पर भी टूट जाते हैं। आर्यन को अपनी वो रातें याद आई जब वो घंटों स्क्रीन के सामने बिताता था। उसे समझ आया कि उसका बर्नआउट सिर्फ काम की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो अपनी फिजिकल और इमोशनल एनर्जी को रिचार्ज करना भूल गया था। मार्क ने कहा कि सेल्फ केयर कोई लक्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है ताकि तुम दुनिया का सामना बेहतर तरीके से कर सको। आर्यन ने मार्क से पूछा
कि जब भावनाएं बहुत ज्यादा हावी हो जाएं, तो क्या करना चाहिए। मार्क ने उसे बेस्ट सेल्फ की कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कल्पना करो कि तुम्हारा सबसे अच्छा वर्जन कैसा होगा। वो शख्स जो शांत है, समझदार है और जिसमें करुणा है। जब भी तुम किसी मुश्किल मोड़ पर हो तो खुद से पूछो, मेरा बेस्ट सेल्फ इस वक्त क्या करेगा। आर्यन को यह बात थोड़ी फिल्मी लगी, पर उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। मार्क ने उसे समझाया कि यह कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक दिशा है। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, पर खुद की नजरों में अपना सम्मान खो देते हैं। अपनी भावनाओं को रेगुलेट करना असल में खुद के साथ एक ईमानदारी भरा रिश्ता बनाना है। बातचीत के दौरान आर्यन ने अपनी पुरानी यादों के बारे में बात करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वो हमेशा से अपनी भावनाओं को लेकर शर्मिंदा रहता था। मार्क ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि अक्सर हमारे समाज में भावनाओं को लॉजिकल होने का दुश्मन माना जाता है, पर असलियत यह है कि भावनाएं ही हमारी लॉजिक की बुनियाद होती है। अगर हमें यह नहीं पता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, तो हम कभी भी सही फैसला नहीं ले सकते। उन्होंने आर्यन को कॉग्निटिव रीअप्रेजल के बारे में बताया, यानी अपनी कहानी को दोबारा लिखने की कला। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो यह सोचने के बजाय कि मैं ही बुरा हूं, तुम ये सोच सकते हो कि शायद वो अपनी किसी परेशानी में उलझा हुआ है। ये सोच का छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी इमोशनल रियलिटी को बदल देता है। शाम होने आई थी और कैफे की लाइट्स जलने लगी थी। आर्यन को महसूस हो रहा था कि उसकी सोच की परतें धीरे धीरे खुल रही है। उसे समझ आ रहा था कि उसकी अब तक की परेशानी ये नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा महसूस करता था, बल्कि ये थी कि उसे उन एहसासों के साथ करना क्या है, ये नहीं पता था। मार्क ने उसे एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करवाई। उन्होंने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा और एक ऐसी जगह की कल्पना करने को कहा जहां वो पूरी तरह सुरक्षित और शांत महसूस करता हो। आर्यन के मन में अपने दादाजी के घर के पीछे वाला वो छोटा सा बगीचा आया, जहां बचपन में वो घंटों तितलियों के पीछे भागता था। मार्क ने कहा कि जब भी दुनिया का शोर बहुत बढ़ जाए, तो इस मानसिक बगीचे में लौट आया करो। ये तुम्हारा इनर सैंक्चुरी है। आर्यन जब वापस ऑफिस की तरफ चलने लगा, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी चाल में अब वो हड़बड़ी नहीं थी। वो हर चीज को ज्यादा गहराई से देख पा रहा था। उसने रास्ते में एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा, जिसकी आइसक्रीम गिर गई थी। पहले वो शायद बस पास से निकल जाता, पर आज उसे उस बच्चे की निराशा महसूस हुई। उसने रुककर उसे एक नई आइसक्रीम दिलाई। उस बच्चे की मुस्कुराहट ने आर्यन के अंदर एक अजब सी खुशी भर दी। उसे समझ आया कि डीलिंग विद फीलिंग सिर्फ अपनी भावनाओं को संभालने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के एहसासों के प्रति संवेदनशील होने के बारे में भी है। मार्क ने सही कहा था, ये एक स्किल है जो हमें और ज्यादा ह्यूमन बनाती है। रात को जब आर्यन घर पहुंचा, तो उसने अपनी खिड़की से उन बिल्डिंगों की दीवारों को देखा जो उसे पहले जेल की तरह लगती थी। आज उन दीवारों पर गिरती चांदनी उसे सुंदर लग रही थी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी रातों रात नहीं बदली थी, पर उसके अंदर का मौसम जरूर बदल रहा था। उसने सीखा था कि भावनाओं से लड़ना उन्हें और मजबूत बनाता है, पर उन्हें गले लगाना उन्हें शांत कर देता है। उसे अब इस बात का डर नहीं था कि कल क्या होगा, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास अब वो औजार है जिनसे वो किसी भी भावनात्मक तूफान का सामना कर सकता है। उसने सोने से पहले अपनी आंखों को आराम दिया और उन सभी छोटी छोटी जीत के बारे में सोचा जो उसने आज हासिल की थी। वो छोटी सी हंसी, वो छोटा सा ठहराव, वो समझदारी भरा जवाब, ये सब उसके नए सफर के निशान थे। उसे मार्क की वो बात बार बार याद आ रही थी कि रेगुलेशन इजंट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। आज आर्यन को वो आजादी महसूस हो रही थी। वो अब अपनी भावनाओं का कैदी नहीं था,
बल्कि उनका मार्गदर्शक बन रहा था। नींद के आगोश में जाते हुए उसे लगा जैसे वो एक बहुत बड़ी पहेली का एक छोटा सा हिस्सा सुलझाने में कामयाब रहा है, और ये तो बस शुरुआत थी। अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था, खुद के बारे में और इस दुनिया के बारे में। उसे इंतजार था अगली सुबह का, एक नए एक्सपेरिमेंट का, और अपने अंदर के उस साइंटिस्ट को और आगे ले जाने का। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए बड़े ही अजीब रहे। वो अपनी भावनाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई बच्चा तितली पकड़ने की कोशिश करता है। कभी वो हाथ आ जाती और कभी बहुत दूर उड़ जाती। पर एक चीज उसने गौर की कि अब वो हर छोटी बात पर एकदम से रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो शाम फिर से दी पॉज कैफे की तरफ मुड़ गया। मार्क अपनी मेज पर बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। आर्यन को देखते ही उन्होंने इशारा किया कि वो बैठ जाए। आर्यन ने बैठते ही कहा कि मार्क, मुझे समझ तो आ रहा है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, पर यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों महसूस कर रहा हूं। कभी कभी बिना किसी बात के मन उदास हो जाता है, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मार्क ने अपनी डायरी बंद की और मुस्कुराते हुए कहा कि आर्यन, भावनाओं के पीछे हमेशा एक ड्राइवर छुपा होता है, एक ऐसी वजह जो शायद सतह पर न दिखे, पर वो गहराई में अपना काम कर रही होती है। हमारी भावनाएं बेवजह नहीं उठती, वो तो हमारे अंदर के किसी अधूरे काम या किसी पुरानी याद का संदेश लेकर आती है। मार्क ने समझाया कि अक्सर हम जिसे आज का गुस्सा समझते हैं, वो असल में आज का होता ही नहीं। वो तो बरसों पहले की कोई बात होती है जिसे हमने ठीक से प्रोसेस नहीं किया होता। आर्यन को अचानक अपने स्कूल के दिन याद आए। उसे याद आया कि जब भी उसके कम नंबर आते थे, उसके पापा डांटते नहीं थे, बस खामोश हो जाते थे। वो खामोशी उसे आज भी डराती थी। मार्क ने कहा कि ये खामोशी ही आज तुम्हारे एंजाइटी का ड्राइवर हो सकती है। जब भी ऑफिस में कोई काम अधूरा रह जाता है, तो तुम्हें शर्मा जी की डांट का डर नहीं होता, बल्कि उस पुरानी खामोशी का डर होता है जो तुम्हें एहसास कराती थी कि तुम काफी नहीं हो। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके जख्म पर मरहम लगा दिया हो। उसे समझ आया कि उसका डर आज की रिपोर्ट से नहीं, बल्कि उस फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी से था जो उसके बचपन से जुड़ी थी। मार्क ने उसे बताया कि जब तक हम इन हिडन ड्राइवर्स को नहीं पहचानेंगे, हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करते रहेंगे, बीमारी का नहीं। मार्क ने आर्यन को एक और बात बताई जो उसे बड़ी दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा कि हमारी भावनाओं का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हमारा वातावरण, हमारे आसपास के लोग और हमारी सेहत। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम भूखे होते हो तो तुम्हें गुस्सा जल्दी क्यों आता है, या जब तुम थके होते हो तो तुम्हें हर बात नेगेटिव क्यों लगती है? आर्यन हंस पड़ा और बोला कि हाँ, मेरी मां हमेशा कहती थी कि खाली पेट दिमाग नहीं चलता। मार्क बोले कि बिल्कुल, हमारी फिजिकल स्टेट हमारे इमोशनल स्टेट की नींव होती है, पर इसके अलावा एक और चीज है, दी नैरेटिव। यानी हम खुद को अपनी भावनाओं के बारे में क्या कहानी सुना रहे हैं। अगर तुम खुद को ये कहते रहोगे कि मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूं, तो तुम्हारी भावनाएं उसी कहानी का साथ देंगी। पर अगर तुम कहोगे कि मैं अभी सीख रहा हूं और ये सिर्फ एक गलती है, तो तुम्हारी भावनाओं का रंग ही बदल जाएगा। आर्यन ने पूछा कि मार्क, इन भावनाओं को शब्दों में पिरोना इतना मुश्किल क्यों है? मेरे पास अक्सर शब्दों की कमी पड़ जाती है। मार्क ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी। उन्होंने कहा कि सोचो तुम एक पेंटर हो और तुम्हारे पास सिर्फ 3 रंग हैं, लाल, नीला और पीला। तुम दुनिया की सारी खूबसूरती उन 3 रंगों से नहीं उतार पाओगे, तुम्हें बारीक शेड्स की जरूरत होगी। वैसे ही हमारी भावनाएं भी सिर्फ खुश या दुखी नहीं होती। क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो या तुम फ्रस्ट्रेटेड हो? क्या तुम एप्रिहेंसिव हो या तुम टेरिफाइड हो? इन शब्दों के बीच का फर्क ही असली समझ है। मार्क ने उसे इमोशनल ग्रैन्युलैरिटीज के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जितना बारीक तुम्हारा शब्द होगा, उतनी ही बेहतर तुम्हारी समझ होगी। जब हम किसी धुंधली चीज को साफ साफ देख लेते हैं,
तो उसका डर खत्म हो जाता है। आर्यन ने गौर किया कि वो अक्सर टेंशन शब्द का इस्तेमाल करता था, पर अब उसे समझ आ रहा था कि उस टेंशन के पीछे कभी रिजेंटमेंट होता था तो कभी लॉन्गिंग। उस शाम कैफे में एक नौजवान जोड़ा बैठा था जो काफी बहस कर रहा था। आर्यन उन्हें देख रहा था। मार्क ने धीरे से कहा कि देखो, वो दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे। वो बस अपनी अपनी रियलिटी को सही साबित करने में लगे हैं। इसे हम इमोशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। जब हम अपनी भावनाओं के ड्राइवर को नहीं समझते तो हम दूसरों की भावनाओं को भी गलत तरीके से देखते हैं। शायद वो लड़का सिर्फ ये चाह रहा है कि उसे सराहा जाए और वो लड़की सिर्फ ये चाह रही है कि उसे सुना जाए, पर वो दोनों गुस्से के पीछे छुप रहे हैं। मार्क ने आर्यन से कहा कि असली क्लैरिटी तब आती है जब तुम अपनी भावनाओं के पीछे की जरूरत, नीड को पहचान लेते हो। हर भावना के पीछे एक जरूरत छुपी होती है। गुस्से के पीछे अक्सर रिस्पेक्ट की जरूरत होती है और उदासी के पीछे कनेक्शन की। आर्यन ने घर जाते वक्त इस बात पर बहुत सोचा। उसे याद आया कि पिछली बार जब उसकी एक दोस्त ने उसका फोन नहीं उठाया था तो वो बहुत चिढ़ गया था। अब उसे समझ आया कि वो चिढ़ नहीं रहा था, वो असल में इग्नोर्ड महसूस कर रहा था और उसे रीअश्योरेंस की जरूरत थी। ये समझना कितना आसान और कितना गहरा था। उसने महसूस किया कि हम अक्सर अपनी असली जरूरतों को गुस्से या खामोशी के पीछे छुपा लेते हैं। मार्क की बातों ने उसे एक नया नजरिया दिया था। अब वो सिर्फ भावनाओं को लेबल नहीं कर रहा था, बल्कि उनके रूट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि वो अब अपनी जिंदगी के जहाज का सिर्फ एक मुसाफिर नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे उसका कप्तान बन रहा है। उसे समझ आ रहा था कि भावनाओं का ये शोर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अंदर की आवाज है जो उसे रास्ता दिखाना चाहती है। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी। एक कोलीग ने आर्यन के आइडिया का मजाक उड़ाया। पहले आर्यन शायद एकदम से चुप हो जाता या उसे बुरा भला कह देता, पर इस बार उसने खुद से पूछा, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? जवाब मिला, एम्बैरसमेंट। फिर उसने पूछा, इसका ड्राइवर क्या है? उसे समझ आया कि उसका ड्राइवर ये डर था कि बाकी लोग भी उसे बेवकूफ समझेंगे। फिर उसने अपनी नीड पहचानी। उसे अपनी काबिलियत को साबित करने की जरूरत थी। उसने गहरी सांस ली और बहुत ही सलीके से अपने आइडिया के पीछे की लॉजिक समझाई। उसे कोई गुस्सा नहीं आया, कोई बेचैनी नहीं हुई। मीटिंग के बाद उस कोलीग ने खुद आकर आर्यन से माफी मांगी। आर्यन को लगा कि उसने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। उसे मार्क की वो बात याद आई कि chaos turns into clarity when you stop reacting and start understanding। शाम को वो फिर से कैफे की तरफ गया, पर इस बार वो कुछ पूछने नहीं, बल्कि मार्क को अपनी इस छोटी सी जीत के बारे में बताने गया था। उसे लग रहा था जैसे उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मार्क ने उसे देखकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दी और बोले कि आर्यन, तुमने आज वो कर दिखाया जो बहुत से लोग पूरी उम्र नहीं कर पाते। तुमने अपनी भावनाओं को अपना डेटा बनाया, अपना डेस्टिनी नहीं। भावनाओं से जानकारी लेना सीखो, आदेश लेना नहीं। आर्यन ने मार्क की आंखों में वो संतोष देखा जो एक गुरु की आंखों में होता है जब उसका शिष्य सही रास्ते पर चल पड़ता है। उस दिन आर्यन को एहसास हुआ कि ये सफर सिर्फ खुद को बदलने का नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नया अर्थ देने का है। उसे समझ आया कि असली ताकत अपनी भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें जीने और उनसे सीखने में है। वो जानता था कि अभी भी बहुत सी परतें खोलनी बाकी है, पर अब उसे धुंध में भी रास्ता साफ नजर आ रहा था। सन्नाटा अब उसे डराता नहीं था, बल्कि वो सन्नाटा उसे अपने अंदर झांकने का एक और मौका देता था। आर्यन अब उस शोर का हिस्सा नहीं था, वो उस शोर को समझने वाला एक वैज्ञानिक बन चुका था। अगले दिन जब आर्यन कैफे पहुंचा तो बाहर आसमान थोड़ा मटमैला सा था, जैसे बारिश होने वाली हो पर हिचकिचा रही हो।
मार्क अपनी वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने 2 कप गर्म चाय रखी थी। आर्यन को देखते ही उन्होंने इशारा किया और बोले, आओ आर्यन, आज चाय का मन था। कभी कभी कॉफी से ज्यादा चाय हमारे अंदर की नमी को सुखा देती है। आर्यन बैठ गया और एक लंबी सांस ली। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत कुछ नया सीखा था, पर अभी भी जब वो असल दुनिया में जाता तो कभी कभी वो सारी थ्योरी धरी की धरी रह जाती। उसने मार्क से यही बात कही, मार्क, जब मैं आपके पास होता हूं तो सब बहुत लॉजिकल लगता है, पर जैसे ही ट्रैफिक में फंसता हूं या बॉस का बेतुका मैसेज आता है, मेरा बॉडी और माइंड जैसे बगावत कर देते हैं। उस वक्त सांस फूलने लगती है और दिमाग में बस शोर मचता है। मार्क ने चाय का घूंट लिया और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है। हम कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया और शांत हो गए। हमारी भावनाओं का सीधा संबंध हमारे शरीर से है। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही जिसे आर्यन ने कभी इस तरह नहीं सोचा था। मार्क बोले, आर्यन, कभी गौर किया है कि जब तुम डरे हुए होते हो तो तुम्हारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, या जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारी मुट्ठियां अपने आप भिंच जाती हैं? हमारा शरीर अक्सर हमारे दिमाग से पहले प्रतिक्रिया देता है। मार्क ने उसे बॉडी माइंड कनेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने शरीर को शांत करना सीख लें तो दिमाग अपने आप पटरी पर आ जाता है। उन्होंने आर्यन को डीप ब्रीदिंग की अहमियत समझाई, पर किसी योग गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह। उन्होंने कहा कि जब तुम गहरी सांस लेते हो तो तुम अपने नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजते हो कि सब ठीक है, कोई शेर पीछे नहीं पड़ा है। आर्यन ने वही बैठे बैठे कोशिश की। उसने नाक से गहरी सांस ली, उसे कुछ पल रोका और फिर धीरे से मुंह से बाहर निकाला। उसे लगा जैसे उसके सीने की जकड़न थोड़ी कम हुई है। मार्क बोले कि ये तुम्हारी पहली स्ट्रैटेजी है, क्वाइटिंग द बॉडी। जब तूफान आए तो सबसे पहले लंगर डालो। वो लंगर तुम्हारी सांस है। आर्यन को याद आया कि कैसे वो अक्सर तनाव में अपनी सांस रोक लेता था। मार्क ने आगे बताया कि सिर्फ सांस ही नहीं, तुम्हारी नींद और खाना भी तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ तय करते हैं। उन्होंने उस बायोलॉजिकल बात की बात फिर से छेड़ी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बैटरी 10% पर है तो तुम दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी लगा लो, तुम चिड़चिड़े ही रहोगे। आर्यन को अपनी वो रातें याद आई जब वो देर रात तक स्क्रोलिंग करता रहता था और फिर अगली सुबह दुनिया उसे पहाड़ जैसी लगती थी। उसे समझ आया कि खुद पर काबू पाने के लिए सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। मार्क ने फिर एक और दिलचस्प बात कही, रीडायरेक्टिंग द थॉट्स। उन्होंने कहा कि हमारी भावनाएं अक्सर उन कहानियों से पैदा होती है जो हम खुद को सुनाते हैं। आर्यन ने पूछा, कहानियां? कैसी कहानियां? मार्क बोले, जैसे अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें अनदेखा कर दे तो तुम खुद को क्या कहानी सुनाते हो, कि वो घमंडी हो गया है या कि शायद वो किसी बड़ी मुश्किल में है। जो कहानी तुम चुनोगे वैसी ही भावना तुम्हारे अंदर पैदा होगी। मार्क ने इसे कॉग्निटिव रीअप्रेजल का नाम दिया, पर सरल भाषा में इसे नजरिया बदलना कहा। उन्होंने आर्यन से कहा कि जब भी कोई स्थिति तुम्हें परेशान करे तो उस स्थिति को एक अलग चश्मे से देखने की कोशिश करो। इसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। ये झूठ बोलना नहीं है, बल्कि सच्चाई के दूसरे पहलुओं को देखना है। आर्यन ने सोचा कि क्या ये वाकई इतना आसान है। मार्क ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली हो। उन्होंने कहा कि ये अभ्यास की बात है। जैसे तुम जिम जाकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हो, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग को भी नए तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करना होगा। उन्होंने उसे डिस्टेंस बनाने की सलाह दी। जब तुम किसी भावना के बहुत करीब होते हो तो तुम्हें सिर्फ वही दिखती है, पर अगर तुम खुद को एक तीसरे इंसान की तरह देखो तो चीजें साफ होने लगती हैं। मार्क ने कहा कि खुद से ऐसे बात करो जैसे तुम अपने किसी प्रिय मित्र से बात कर रहे हो। हम अक्सर खुद के साथ इतने कठोर होते हैं कि अपनी ही भावनाओं को कुचल देते हैं।
आर्यन को एहसास हुआ कि वो खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। वो छोटी सी गलती पर भी खुद को कोसने लगता था, जिससे उसकी नेगेटिविटी और बढ़ जाती थी। तभी कैफे के कोने में एक छोटा सा वाकया हुआ। एक वेटर से ट्रे गिर गई और कुछ प्लेटें टूट गई। कैफे का मैनेजर तुरंत चिल्लाने के लिए आगे बढ़ा, पर मार्क की नजरों ने जैसे उसे रोक दिया। मार्क उठे और मैनेजर के पास जाकर धीरे से बोले, वो भी घबराया हुआ है, डांटने से प्लेटें जुड़ेंगी नहीं, पर उसका हौसला जरूर टूट जाएगा। मैनेजर थोड़ी देर शांत रहा और फिर उसने बस एक गहरी सांस ली और वेटर से कहा कि कोई बात नहीं, इसे साफ कर लो। आर्यन ये सब देख रहा था। मार्क वापस आए और बोले, इसे कहते हैं कोरेगुलेशन, जब तुम्हारी शांति किसी और को शांत कर देती है। उन्होंने समझाया कि हम इंसानों के बीच एक अदृश्य तार जुड़ा होता है। अगर तुम शांत हो तो तुम अपने आसपास के लोगों के तनाव को कम कर सकते हो, और इसके उलट अगर तुम तनाव में हो तो तुम दूसरों को भी बेचैन कर दोगे। आर्यन ने पूछा कि क्या हमारे रिश्ते भी हमारी भावनाओं को संभालने में मदद कर सकते हैं? मार्क ने सिर हिलाया और कहा कि बिल्कुल, हमारे रिश्ते हमारी सबसे बड़ी इमोशनल स्ट्रेंथ हो सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें सही तरीके से निभाएं। उन्होंने कहा कि अक्सर हम दूसरों से सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमें फिक्स कर दें, जबकि हमें सिर्फ सजगता और सुनने, लिसनिंग की जरूरत होती है। मार्क ने आर्यन को एक्टिव लिसनिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई तुमसे अपनी परेशानी साझा करे तो उसे सलाह देने के बजाय सिर्फ उसे ये एहसास कराओ कि तुम उसे समझ रहे हो। आर्यन को अपनी उस बातचीत की याद आई जो अक्सर उसकी अपनी बहन के साथ होती थी। वो हमेशा उसे सलाह देने लगता था और वो चिढ़ जाती थी। अब उसे समझ आया कि वो सिर्फ ये चाहती थी कि कोई उसकी भावनाओं को एक्नॉलेज करे। मार्क ने एक और कमाल की बात कही, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। उन्होंने कहा कि अपनी कमजोरी को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। जब तुम किसी भरोसेमंद इंसान से ये कहते हो कि आज मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं, तो तुम अपने बोझ को आधा कर देते हो। पर हम अक्सर एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। ये मुखौटा ही हमें अंदर से खोखला कर देता है। आर्यन को लगा जैसे कोई उसे आईना दिखा रहा हो। वो हमेशा से एक परफेक्ट गाय दिखने की कोशिश करता था, जबकि अंदर से वो टूटा हुआ महसूस करता था। मार्क की बातों ने उसे ये हौसला दिया कि वो अपने करीबियों के सामने सच बोल सकता है। बातों बातों में शाम ढल गई। आर्यन को लगा कि उसके पास अब एक टूल बॉक्स, सांस लेना, नजरिए को बदलना, अपनी शारीरिक बैटरी का ध्यान रखना और रिश्तों में सच्चाई लाना, ये सब वो औजार थे जिनसे वो अपनी जिंदगी की इमारत को मजबूत बना सकता था। मार्क ने उसे जाते जाते एक आखिरी मशवरा दिया। उन्होंने कहा, आर्यन, बदलाव की उम्मीद तुरंत मत करना। कभी तुम गिरोगे, कभी तुम अपनी स्ट्रैटेजीज भूल जाओगे, पर उस वक्त खुद पर गुस्सा मत करना। बस फिर से शुरू करना। प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। आर्यन ने मुस्कुराते हुए मार्क का शुक्रिया अदा किया। आज उसे वो चाय कॉफी से कहीं ज्यादा मीठी लग रही थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके मेज पर ढेर सारा काम पड़ा था, पर इस बार उसने लैपटॉप खोलने से पहले 5 मिनट आंखें बंद की और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दिया। उसने खुद को याद दिलाया कि ये काम उसकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। उसने अपने फोन को दूर रखा और एक हल्का संगीत बजाया। उसे महसूस हुआ कि वो अब उस चूहे की दौड़ का हिस्सा नहीं था जिसमें वो कल तक शामिल था। उसके पास अब एक ठहराव था, एक पॉज था। उसे समझ आया कि शांति बाहर के हालात बदलने से नहीं, बल्कि अंदर के मौसम को संभालने से आती है। उस रात उसने बहुत सुकून से एक किताब पढ़ी और अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सिर्फ सांस नहीं ली, आज मैंने महसूस किया कि मैं जिंदा हूं। आर्यन अब उस सफर के अगले पड़ाव के लिए तैयार था, जहां उसे इन सब चीजों को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना था।
वो जानता था कि रास्ता लंबा है, पर अब उसके पास वो रोशनी थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। अगली सुबह आर्यन शहर के एक बड़े पार्क में टहल रहा था। बेंच पर बैठकर जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे वहां ढेर सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो अपनी साइकिल से गिर गया था। बच्चा तुरंत रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो पूरी शिद्दत से चिल्ला रहा था। पर मजे की बात यह थी कि जैसे ही उसकी मां ने उसे गोद में लिया और सहलाया, वो 2 मिनट के भीतर फिर से हंसने लगा और वापस खेलने चला गया। आर्यन ये सब देखकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि हम बड़े होने के बाद इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाते हैं। हम अपनी चोट को हफ्तों तक दबा कर रखते हैं, जबकि ये बच्चे उसे 2 मिनट में प्रोसेस करके आगे बढ़ जाते हैं। तभी बगल से मार्क की आवाज आई, क्योंकि उनके पास अभी वो मुखौटे नहीं आर्यन जो हमने सालों की मेहनत से अपने चेहरे पर सजा लिए हैं। मार्क आज ट्रैक सूट पहने हुए थे और शायद अपनी मॉर्निंग वॉक पर थे। वो आर्यन के बगल में बैठ गए और उस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोले कि बचपन में हम सब इमोशनल साइंटिस्ट ही होते हैं। हम जो महसूस करते हैं वो साफ साफ दिखा देते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज और घर के नियम हमें ये सिखाने लगते हैं कि भावनाओं को छुपाना ही समझदारी है। मार्क ने समझाया कि बच्चों के पास एक अजब की क्षमता होती है। वो अपनी भावनाओं को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उन्हें जाने देते हैं। हम बड़े लोग क्या करते हैं? हम भावनाओं को पकड़कर बैठ जाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उनसे डरते हैं, पर उन्हें कभी रिलीज नहीं करते। मार्क ने कहा कि अगर हमें सचमुच अपनी जिंदगी को बदलना है तो हमें दोबारा उस बच्चे जैसी ईमानदारी को सीखना होगा, पर एक वयस्क की समझदारी के साथ। मार्क ने एक बहुत गहरी बात कही, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, नॉट परफेक्ट। उन्होंने कहा कि हम अक्सर परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि एक दिन हम पूरी तरह से शांत हो जाएंगे और हमें कभी गुस्सा नहीं आएगा, पर यह मुमकिन नहीं है। असलियत यह है कि हमें अपनी भावनाओं को संभालने का इतना नियत अभ्यास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना है कि वो हमारी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाए। जैसे कार चलाते वक्त हमें सोचना नहीं पड़ता कि कब ब्रेक मारना है, वैसे ही मुश्किल हालात में हमारा दिमाग अपने आप शांत होने का रास्ता ढूंढ ले। इसे ही परमानेंट हैबिट कहते हैं। आर्यन को अपनी पुरानी आदतें याद आई। छोटी सी बात पर झल्ला जाना, खुद को कोसना। उसने महसूस किया कि उसने सालों तक इन बुरी आदतों की प्रैक्टिस की थी, इसलिए वो परमानेंट हो गई थी। अब उसे नई आदतों की प्रैक्टिस करनी थी। मार्क ने उसे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जिसे वो द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ कहते थे। उन्होंने कहा कि आर्यन, जब भी तुम किसी मुश्किल मोड़ पर हो तो अपनी आंखों के सामने अपने उस बेस्ट वर्जन की एक तस्वीर लाओ। वो आर्यन कैसा दिखता है, वो कैसे बात करता है, वो संकट के समय कैसे प्रतिक्रिया देता है। ये कोई काल्पनिक सुपर हीरो नहीं है, बल्कि ये वो तुम हो जो अपनी पूरी क्षमता में काम कर रहा है। मार्क ने उसे समझाया कि ये बेस्ट सेल्फ एक दिशा है, कोई मंजिल नहीं। हम रोज उस दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। कभी हम भटक जाते हैं, कभी पीछे मुड़कर देखते हैं, पर वो तस्वीर हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आर्यन ने पूछा कि क्या ये बेस्ट सेल्फ हमेशा खुश रहता है? मार्क थोड़ा हंसे और बोले कि बिल्कुल नहीं। बेस्ट सेल्फ होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दुख या डर नहीं लगेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब दुख आएगा तो तुम उसे एक दोस्त की तरह स्वीकार करोगे। जब डर आएगा तो तुम उसे समझोगे और उसके बावजूद आगे बढ़ोगे। बेस्ट वर्जन वो है जो अपनी हर भावना को अपनी ताकत बना लेता है। मार्क ने एक उदाहरण दिया कि अगर तुम किसी पर चिल्ला देते हो तो तुम्हारा बेस्ट सेल्फ तुरंत ये महसूस कर लेगा कि ये गलत था और बिना किसी अहंकार के माफी मांग लेगा। अपनी गलतियों को सुधारना भी बेस्ट वर्जन का ही हिस्सा है। बातों बातों में पार्क में धूप तेज होने लगी थी। मार्क ने आर्यन को बताया
कि अक्सर हम अपनी भावनाओं को इसलिए नहीं संभाल पाते क्योंकि हम उन्हें अपना दुश्मन मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि सोचो, अगर तुम्हारी कोई भावना एक नन्हा बच्चा होती जो डर के मारे रो रहा है, तो क्या तुम उसे डांटते या तुम उसे गले लगाते? आर्यन का गला थोड़ा रुंध गया। उसे लगा कि वो अब तक अपनी ही भावनाओं को डांटता आया था, उन्हें चुप कराने की कोशिश करता आया था। मार्क ने कहा कि जिस दिन तुम अपनी भावनाओं को नन्हे बच्चे की तरह देखना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारी आधी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें बदलना नहीं है, बस उन्हें यह एहसास कराना है कि मैं यहां हूं और तुम सुरक्षित हो। मार्क ने उसे सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति करुणा के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि हम दूसरों के लिए तो बहुत दयालु हो जाते हैं, पर खुद के लिए हमारे पास सिर्फ कड़े शब्द होते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त गिर जाए तो तुम उसे सहारा दोगे, पर अगर तुम खुद गिरते हो तो तुम खुद को बेवकूफ कहते हो। ये जो इनर क्रिटिक है, इसे ही हमें अपना इनर कोच बनाना है। कोच डांटता है, पर सुधारने के लिए, गिराने के लिए नहीं। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी अब तक की सबसे बड़ी रुकावट उसकी अपनी सोच थी। वो खुद का ही सबसे बड़ा जज बना बैठा था। पार्क से बाहर निकलते वक्त मार्क ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि ये जो तुम सीख रहे हो, ये कोई कोर्स नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तुम कभी कभी बहुत अच्छा करोगे और कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम वापस जीरो पर पहुंच गए हो, पर याद रखना, वो जीरो भी एक नया अनुभव लेकर आएगा। बस रुकना मत। उन्होंने आर्यन को एक छोटा सा चैलेंज दिया। अगले 7 दिनों तक रोज रात को सोने से पहले अपने बेस्ट सेल्फ से बात करना। उससे पूछना कि आज उसने कहां अपनी ताकत दिखाई और कहां उसे और काम करने की जरूरत है। पर यह बातचीत एक दोस्त की तरह होनी चाहिए, जज की तरह नहीं। आर्यन जब घर लौटा तो उसने महसूस किया कि पार्क की वो ताजी हवा अभी भी उसके साथ थी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें अपने बेस्ट वर्जन का एक स्केच बनाने की कोशिश की। वो स्केच शायद देखने में उसकी तरह ही था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और शांति थी। उसने तय किया कि वो अब हर सुबह इस तस्वीर को याद करेगा। उसे अब अपनी भावनाओं से डर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो एक ऐसी भाषा सीख रहा है जो उसे खुद से और पूरी कायनात से जोड़ देगी। उस दोपहर ऑफिस में एक और जोरदार बहस हुई, पर इस बार आर्यन ने अपनी मुट्ठियां नहीं भींची। उसने मेज के नीचे अपने हाथों को ढीला छोड़ा, एक गहरी सांस ली और मन ही मन अपने उस बेस्ट सेल्फ को अपने बगल में खड़ा महसूस किया। उसने देखा कि कैसे उसका बेस्ट सेल्फ उस बहस को बहुत ही शांत तरीके से सुन रहा है। जैसे ही उसने ये किया, उसके अंदर का वो छोटा बच्चा जो डर रहा था, वो भी शांत हो गया। उसने अपनी बात बहुत ही ठहरे हुए अंदाज में कही। काम खत्म करके जब वो निकला तो उसे कोई थकान महसूस नहीं हुई। उसे लगा कि वो जीत गया है, न कि बहस में, बल्कि अपनी पुरानी आदतों के खिलाफ एक छोटी सी जंग में। रात को जब उसने आंखें बंद की तो उसे मार्क की वो बात याद आई, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी हर छोटी कोशिश, हर छोटा ठहराव उसके दिमाग के न्यूरॉन्स को फिर से वायर कर रहा था। वो एक नई कहानी लिख रहा था, एक ऐसी कहानी जहां वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका रचयिता था। उसे नींद आने ही वाली थी कि उसे लगा कि अब उसे दी पॉज कैफे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वो पॉज उसके अपने अंदर आ चुका था। पर वो जानता था कि मार्क से मिलना अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ ये सीखा था कि खुद को कैसे संभालना है, पर उसे ये भी सीखना था कि अपनी इन भावनाओं की शक्ति से अपनी मनचाही जिंदगी कैसे बुननी है। हफ्तों बीत गए और आर्यन ने महसूस किया कि अब उसकी दुनिया के रंग बदल रहे हैं। वो शाम जब वो आखिरी बार द पॉज कैफे पहुंचा तो बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना था। न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा ठंड, बस एक ऐसी हवा जो रूह को छू ले।
उसने देखा कि कैफे के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, द जर्नी इनवर्ड इज द ओनली वन दैट मैटर्स। आर्यन जब अंदर गया तो मार्क आज अपनी मेज पर नहीं थे। वो काउंटर के पीछे खड़े खुद अपने लिए एक खास किस्म की हर्बल चाय बना रहे थे। उन्होंने आर्यन को देखते ही हाथ हिलाया और बोले, आज तुम्हारी बारी है आर्यन। आज तुम मुझे बताओगे कि द इमोशनल साइंटिस्ट की लैब में आज क्या नया आविष्कार हुआ है। आर्यन कुर्सी खींचकर बैठा और एक लंबी सुकून भरी सांस ली। उसने कहा, पता है मार्क, शुरू में मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ मुश्किल वक्त को संभालने के तरीके हैं, जैसे कोई फर्स्ट एड किट हो। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि ये तो जीने का एक पूरा नजरिया है। कल मेरे पिता का फोन आया था। आमतौर पर हमारी बातचीत बहस में बदल जाती है क्योंकि हम दोनों ही बहुत जिद्दी हैं। वो अपनी पुरानी सोच नहीं छोड़ते और मैं अपनी नई दुनिया की बातें थोपना चाहता हूं। पर कल जब उन्होंने फिर से वही पुरानी शिकायत शुरू की तो मैंने अपनी मुट्ठियां नहीं भींची। मैंने बस सुना। मैंने खुद से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और मुझे उनके गुस्से के पीछे उनकी फिक्र दिखाई दी। मैंने बस इतना कहा, पापा, मैं समझ सकता हूं कि आप मेरी चिंता कर रहे हैं और इसके लिए शुक्रिया। मार्क, आप यकीन नहीं करेंगे, वो दूसरी तरफ एकदम शांत हो गए। वो जो दीवार हमारे बीच सालों से खड़ी थी वो एक पल में ढह गई। मार्क ने चाय का प्याला आर्यन की तरफ बढ़ाया और बोले, यही तो जादू है आर्यन। जब तुम अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाते हो तो तुम दूसरों की भावनाओं के लिए भी एक सुरक्षित जगह बन जाते हो। इसे ही तो कहते हैं क्रिएटिंग द लाइफ यू वांट। एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारे रिश्ते बोझ नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत बन जाते हैं। तुमने सिर्फ अपने गुस्से को रेगुलेट नहीं किया, तुमने अपने पिता के डर को कोरेगुलेट कर दिया। जब हम खुद शांत होते हैं तो हम अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों को भी शांत होने का न्योता देते हैं। आर्यन ने चाय का घूंट लिया और खिड़की के बाहर देखा। उसे याद आया कि कैसे पहले वो सिर्फ अपने करियर और कामयाबी के पीछे भागता रहता था, ये सोचकर कि एक दिन सब कुछ मिल जाएगा तो वो खुश होगा। पर अब उसे समझ आ रहा था कि खुशी कोई एंड गोल नहीं है। खुशी तो उन छोटे छोटे पलों में है जब हम अपनी भावनाओं के साथ पूरी तरह से मौजूद होते हैं। उसने मार्क से कहा, मुझे अब ये समझ आ रहा है कि भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ दुख से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी पसंद की जिंदगी बनाने के लिए किया जाता है। अगर मैं उत्साही, एक्साइटेड महसूस कर रहा हूं तो मैं उस एनर्जी को अपने नए प्रोजेक्ट में लगा सकता हूं। अगर मैं कृतज्ञ, ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूं तो मैं उस एहसास को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकता हूं। मेरी भावनाएं अब मेरी मालिक नहीं है, वो मेरी औजार, टूल्स बन गई है। मार्क की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा, यही वो आखिरी सबक है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। जिंदगी कोई सीधी लकीर नहीं है। कल फिर से कोई तूफान आएगा, फिर से कोई तुम्हें निराश करेगा, फिर से तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक होगा। पर अब तुम्हारे पास वो फ्रीडम है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। वो खाली जगह, वो पॉज जहां तुम ये चुन सकते हो कि तुम्हें कैसा इंसान बनना है। तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो बस प्रतिक्रिया, रिएक्ट देती है। तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो अपनी भावनाओं की गहराई में उतर कर भी डूबता नहीं है बल्कि मोती लेकर बाहर आता है। आर्यन ने महसूस किया कि कमरे का सन्नाटा अब उसे डरा नहीं रहा था बल्कि वो उसे भर रहा था। उसे लगा कि उसके अंदर का वो शोर अब एक संगीत में बदल चुका है। उसने मार्क से पूछा कि क्या अब उसे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्क हंसे और बोले, सीखने का काम तो कभी खत्म नहीं होता आर्यन, पर हां, अब तुम अपने गुरु खुद बन चुके हो। जब भी रास्ता भटक जाओ, बस अपनी सांसों की तरफ लौटना, अपने उस बेस्ट सेल्फ को याद करना और खुद से पूछना कि अभी मुझे क्या महसूस हो रहा है और मुझे इसकी क्या जरूरत है। जवाब तुम्हारे अंदर से ही आएगा। आर्यन जब कैफे से बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। आसमान में तारे साफ चमक रहे थे
उसे सड़क पर चलते हुए लोगों के चेहरे पहले जैसे अजनबी नहीं लग रहे थे। उसे हर चेहरे के पीछे एक कहानी, एक अनकही भावना और एक संघर्ष दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब और बड़ा हो गया है। वो अब सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रहा था, बल्कि वो इस दुनिया में थोड़ी और करुणा, कंपैशन और थोड़ी और समझदारी फैलाना चाहता था। उसने अपने फोन में देखा, उसके काम के ईमेल अभी भी वहां थे। शहर का शोर अभी भी वैसा ही था, पर उसके अंदर एक अजब सी शांति थी, जैसे किसी गहरे समंदर की सतह पर चाहे कितनी ही लहरें क्यों न हो, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। वो अपने घर पहुंचा और उस पुराने फ्लैट की बालकनी में खड़ा हो गया। उसने उन दीवारों को देखा और मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ सरवाइव करने के बारे में नहीं थी, बल्कि वो खिलने के बारे में थी। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, महसूस करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी बहादुरी है, और अपनी भावनाओं को समझना खुद को दी गई सबसे बड़ी आजादी है। उसने अपनी आंखें बंद की और उस ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे लगा कि वो अब सचमुच आजाद है। वो जान गया था कि जिंदगी को वैसा बनाया जा सकता है जैसा हम चाहते हैं, बशर्ते हम अपने दिल के उस नक्शे को पढ़ना सीख लें जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। याद रखिए, आपकी भावनाएं आपके खिलाफ नहीं हैं, वो आपके लिए है। उन्हें सुनिए, उन्हें नाम दीजिए और उन्हें अपनी जिंदगी का रास्ता दिखाने दीजिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर के मौसम को संभालना सीख जाते हैं तो बाहर का कोई भी तूफान आपको डगमगा नहीं सकता। आर्यन की तरह आप भी अपने उस बेस्ट वर्जन की तरफ एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप खुद को सचमुच महसूस करने की अनुमति देते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपनी भावनाओं के इस खूबसूरत समंदर में एक साहसी मुसाफिर की तरह आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया